हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या से लेकर के जितना हम लोग का परिमेय संख्या तक बेसिक परिभाषा होता है, सभी हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। पहला हम लोग का दिया है कहा कि प्राकृतिक संख्या, यानी प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। देखो पहले तो ध्यान से आप समझिएगा कि प्राकृतिक संख्या होता क्या है। हम परिभाषा के साथ आप लोग का कंसेप्ट क्लियर करेंगे। एक एक परिभाषा के साथ हम लोग आप लोगों को सिखाएंगे जो प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक क्या होता है। ठीक, जिन संख्या की सहायता से हम किसी वस्तु की क्या करते हैं, गणना यानी गिनती करते हैं। मान लो का कि जैसे हमारे पास मार्कर है तो इसको गिनना है। तो देखो 1 2 3, हमारे पास कितना मार्कर है, 3। तो हम लोग एक संख्या की सहायता से क्या कर रहे हैं, गणना कर रहे हैं यानी गिनती कर रहे हैं। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या कहेंगे। फिर से आप परिभाषा ध्यान से समझ लीजिए कि जिन संख्या की सहायता से आप किसी वस्तु की गणना करते हैं उसे क्या करते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। या आप गिनती की संख्या को भी प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे समझ लीजिए कि जितना हम लोग का एग्जाम्पल होता है, जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग ले लिए का कि 1, 2, 3, ये सभी क्या है, प्राकृतिक संख्या। डॉट कहाँ तक, इनफाइनाइट तक यानी अनंत तक। हम लोग का जितना अनंत तक पड़ेगा सब 1 से लेकर के अनंत तक, यानी गिनती की संख्या को ही क्या करते हैं आप लोग, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये भी समझ लीजिए, गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी 1 से लेकर के जितना हम लोग का अनंत तक होता है ये सभी क्या होता है, प्राकृतिक संख्या होता है। इसमें एक चीज आप लोग को और मिलेगा कि पूछ देगा कहीं कहीं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो देखिए 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1 होता है। कोई पूछ देगा का इस पर क्वेश्चन की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो मालूम नहीं, यानी अनंत होता है। इसमें इनफाइनाइट तक आप लोग को पता ही नहीं है कि क्या होता है, तो कह देंगे कि इसमें अनंत तक होता है, इसमें पता नहीं है। ठीक, तो आप लोग को ये पहला परिभाषा बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक, दूसरा देखिए पूर्ण संख्या क्या होता है। तो पूर्ण संख्या तो सबसे इजी होता है, परिभाषा से आप लोग का कंसेप्ट क्लियर होने वाला है। देखिए जब हम प्राकृतिक संख्या में, मान लो कि ये कौन सी संख्या है, प्राकृतिक संख्या। एग्जाम्पल में आप क्या कहेंगे इसको, प्राकृतिक संख्या क्या है, देखिए 1, 2, 3, 4 डॉट ये प्राकृतिक संख्या है। ठीक, और जब हम प्राकृतिक संख्या में क्या करते हैं, शून्य को शामिल कर लेते हैं। किसे, शून्य को शामिल कर लेते हैं, तो प्राप्त संख्या या बनी संख्या कौन सी संख्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। फिर से ध्यान से कंसेप्ट क्लियर कीजिए, ध्यान से देखिए। मतलब कि ये कौन सी संख्या है, टोटल क्या है, प्राकृतिक संख्या है। इतना तो प्राकृतिक संख्या का एग्जाम्पल है। और इसमें केवल क्या पड़ गया है, शून्य। यानी हम जब शून्य को इसमें शामिल कर लेते हैं तो जो भी प्राप्त संख्या होती है कौन सी संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। क्या होती है, पूर्ण संख्या। इस पर भी एक क्वेश्चन उठता है, जानते हो क्या, कि पूछ देगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है। तो सबसे छोटी जब पूर्ण संख्या पूछेगा तो देखो सबसे छोटी कौन सी है, 0 है। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होता है। तो ये बच्चे बहुत कन्फ्यूजन हो जाते हैं। जैसे कि मान लो कि प्राकृतिक संख्या में क्या होता है, तो देखो प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होता है। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 होता है। ठीक, तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई दिक्कत नहीं है। फिर से याद रखिएगा कि पूर्ण संख्या में जब हम लोग प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल करते हैं तो प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या बनती है। तो पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, तो यानी 0 हम लोग का क्या हो जाएगा, सबसे छोटी प्राकृतिक पूर्ण संख्या हो जाएगी। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 हो जाएगी। ठीक, अब हम लोग इसी प्रकार से पूर्णांक पढ़ेंगे कि पूर्णांक क्या होता है। तो पूर्णांक का भी कंसेप्ट इजी तौर से सीखेंगे। देखो पूर्णांक ये होता है कि जब हम प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या से पहले धन और ऋण चिन्ह लगाते हैं तो प्राप्त संख्याएं पूर्णांक कहलाती है। जैसे में ध्यान से देखो कि आप लोग का मान लीजिए कि यहाँ पे है 0, तो 0 ये कौन सी है, 0 से जब ले लेंगे कोई संख्या +1 का, इधर ले लेंगे +2, इधर ले लेंगे +3, इधर ले लेंगे +4 और डॉट कहाँ तक, पूरा इन्फिनिट तक। ठीक, उसके बाद से यहाँ से ले लेंगे। अब इसके पहले क्या होता है, -1, ठीक, -2, -3। तो ये हम लोग का कौन सी संख्या होती है, यहाँ फिर इधर डॉट हो जाएगा कहाँ तक,
इनफाइनाइट तक यानी अनंत तक। ठीक, तो आप लोग इस तरह समझिए, देखिए कि 0 यानी हम लोग का ये पहले कौन सी संख्या ये है, इसी देखिए ये प्राकृतिक संख्या का समूह है ना, ये टोटल कौन संख्या का समूह है, प्राकृतिक संख्या का। आइए ये जो हम लोग का ये है माइनस वाला, मतलब कि प्राकृतिक संख्या, इतना आप लोग को प्राकृतिक संख्या कहेंगे। 0 जब ले लेंगे तो ये कौन संख्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या। यही दोनों प्राकृतिक और पूर्ण संख्या के मिला करके क्या बनता है, पूर्णांक बनता है। यानी जब हम लोग का चिन्हों का, यानी मतलब कि इसमें चिन्हों का ऋण या प्लस जो भी लगाते हैं तो उस संख्या क्या कहलाती है, पूर्णांक कहलाती है। जैसे चिन्हों का इसमें वितरण हो गया, देखिए माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, यानी जब भी हम लोग का ये माइनस प्लस वाला बात आ जाता है तो ये कौन संख्या बन जाती है, पूर्णांक बन जाती है। ठीक, तो फिर से आप ध्यान से समझ लीजिए कि जब हम प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या से पहले ऋण चिन्ह लगाते हैं तो प्राप्त संख्या या बनी संख्या क्या कहलाती है, पूर्णांक कहलाती है। ठीक, तो मतलब फिर से आप देख लीजिए इसको कि एग्जाम्पल के तौर पे कि 0 से जो भी बाद संख्या होती है वो पूरा, मतलब कि 0 लेकर के आप पूर्णांक कहेंगे यानी पूर्ण संख्या कहेंगे, 0 को हटा देंगे तो प्राकृतिक संख्या हो जाएगी। ठीक, मतलब कि 0 को ले लेंगे तो यहाँ पर समझ लीजिए कि यहाँ पर आगे ये लिख दिया है कि 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक आपको यानी अनंत तक कौन सी संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या होती है, 0 को शामिल करते हैं वो पूर्ण संख्या होती है। अब पूर्णांक होता है जो चिन्हों का वितरण होता है। ठीक, तो अब हम लोग इसमें और आगे देख लेते हैं सम विषम, बहुत सारा आप लोग को इस कंसेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक, इस परिभाषा से तो हम लोग का और क्लियर होने वाला है सम विषम का। देखो केवल ये परिभाषा समझ करके ही सम विषम बहुत अच्छा तरीका से क्लियर कर लेंगे। जैसे आप लोग प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक क्लियर किए, उसी तरह देखिए इसको भी दिया है कि सम संख्या किसे कहते हैं। तो परिभाषा है कि जिन संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 होता है तो वह सम संख्या क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए यहाँ पे कि सम संख्या किसे कहते हैं। देखो एग्जाम्पल आप लोग ऐसे कहेंगे, देखो मान लो कोई भी संख्या आप ले लेंगे। ठीक, जैसे ये एक संख्या हो गई। ठीक, 1802 मतलब कि 1802 एक संख्या है। इसके इकाई का स्थान आप देखिए, इकाई मतलब कि इधर से डालाते हैं ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये होता है ना। तो इकाई के स्थान पे आपका जो भी इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 ये 4, 5 संख्या में से यदि आपका इकाई के स्थान पर किसी संख्या का स्थान पर दिखाई दे रहा है तो डायरेक्ट आप बोल दीजिएगा कि वो संख्या कौन सी संख्या है, सम संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी, सम संख्या होगी। फिर से आप समझिए, इकाई के स्थान पर 2 आपका दिखाई दे रहा है तो ये कौन सी संख्या होगी, सम संख्या होगी। जैसे एग्जाम्पल आपका मान लीजिए कोई दे देगा, पूछेगा कि बताइए कि सम संख्या है कि नहीं। ठीक, तो बताइए इकाई के स्थान पर इसका क्या है, 6, इकाई का स्थान पर 6 है। हम बोले हैं कि 2, 4, 6, 8 में से कोई भी संख्या होगी तो कौन सी संख्या होगी, तो सम संख्या होगी। 2, 4, 6, 8 जैसे कि आप किसी पे तरह से ले लेंगे, मान लीजिए कि इस तरह कोई क्वेश्चन पूछ देगा, डायरेक्ट आपका ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है। ऐसा कभी आप परीक्षा वगैरह देंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है डायरेक्ट, तो भागा थोड़ी नहीं देंगे। एक परिभाषा और होता है कि जो संख्या 2 से पूरी पूरी कट जाए उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। लेकिन आप 2 से यहाँ पर कटाने का काम थोड़े नहीं करेंगे, आप क्या ये देखेंगे, बताइए कि सम संख्या है तो बताइए इकाई का स्थान पे 2, 4, 6, 8 दिखाई दे रहा है। का इकाई का स्थान पे ये वाला अंदर से मतलब नहीं है, केवल इकाई देखना है। नहीं, 5 दिखाई दे रही है, ये सम संख्या नहीं है, कैंसिल आउट। डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्टिव में दे देगा का कि सम संख्या का इस तरह एग्जाम्पल दे देगा। मान लीजिए कि 4 क्वेश्चन दे देगा, पूछ देगा कि सम संख्या को छांट कर अलग कीजिए। 2 आपका ऑब्जेक्टिव दे देगा क्वेश्चन, इस तरह पूछ देगा कि बताइए कौन सी संख्या सम संख्या होगी। तो बताइए, चाहे और दे देगा, मान लीजिए कि 4 एग्जाम्पल दे देगा। ठीक, 4 एग्जाम्पल दे देगा, इसमें बोलेगा कि बताइए कि कौन सी संख्या क्या होगी, सम संख्या होगी। तो बताइए आप यहाँ से ध्यान से देखिए कि इसमें कौन सी संख्या सम संख्या दिखाई दे रहे हैं, किसके इकाई का स्थान पर 6 है। तो देखिए इकाई का स्थान पे इसमें क्या है, 6 है, बाकी इकाई का स्थान पे इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें 5 है। तो हम लोग का 5 1 से मतलब नहीं है, मतलब किस चीज़ है कि जिन संख्या के इकाई के स्थान पर केवल क्या होना चाहिए, 2, 4, 6, 8 और एक 0 होना चाहिए। इसके अलावा यदि रहेगा तो सम संख्या नहीं कहलाएगी।
इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो वही संख्या सम संख्या कहलाएगी। ठीक, तो इसमें एग्जाम्पल के कौन सही होगा, 2 नंबर सही होगा। ठीक, तो इस तरह आप कभी भी लगा लेंगे। अब बताइए कि मान लीजिए कि जब 1, 2, 5 आ जाएगा तो ये कौन सी संख्या होगी, तब अब आ गया नीचे सम संख्या, सॉरी विषम संख्या, कि जिन संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 नहीं होता है, मतलब कि नहीं होता है, तो कौन सी संख्या कहलाते हैं, विषम संख्या। मतलब देखिए इसके इकाई के स्थान पर क्या है, 1 है, यानी 2, 4, 6, 8 नहीं है। ठीक, जैसे कि 1 है, 5 है, तो ये सभी कौन सी संख्या कहलाएगी, तो विषम संख्या कहलाएगी। जैसे इकाई का स्थान पर मान लो कि एग्जाम्पल में ले लिए का कि 5, 0, 2, 6, 9, तो बताइए इकाई का स्थान पर इसका क्या है, 2, 4, 6, 8 है, नहीं है। जब 2, 4, 6, 8 नहीं है तो कौन सी संख्या होगी, तो आपका विषम संख्या होगी बाबू। तो इसी तरह आप बहुत कंसेप्ट इस कंसेप्ट को आप बहुत क्लियर अच्छा से करेंगे। इतना आसान कोई बताएगा नहीं, हमारे इतना आसान कोई भी नहीं बताएगा। ठीक, तो देखो, तो आपको ये दोनों कंसेप्ट बहुत ही क्लियर होगा कि मतलब कि जब किसी संख्या की इकाई का स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 होती हैं तो संख्या सम संख्या कहलाती हैं। जिनके स्थान पर इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 नहीं होता है तो विषम संख्या कहलाते हैं। सिंपल सा एग्जाम्पल। अब बताइए कि इतना कोई अच्छा से मतलब कि ये बारीक चीज़ नहीं बताता है। ठीक, वो डायरेक्ट बताएंगे क्या कि जो संख्या 2 से पूरी कट जाए वो सम संख्या कहलाते हैं। ठीक है, वो भी सम संख्या होती है, लेकिन हम 2 से भागा तो नहीं देंगे ना। आपको मान लीजिए कहीं काम पड़ेगा तो अब 2 से भाग लगाएंगे वहाँ पे, अब भाग लगा करके देखेंगे कि क्या वो संख्या सम संख्या है कि नहीं है। तो आइए डायरेक्ट आपको देख कर पहचान लेंगे, तुरंत देखेंगे। केवल इस तरह कोई एग्जाम्पल देगा, मान लीजिए कि यहाँ पर देगा कि कोई क्या बताइए बाबू ये कौन संख्या, तो ध्यान देने कहोगे कि विषम संख्या है, सम नहीं है। सम नहीं है मतलब विषम है। 1 रहेगा, 1, 5, मान लो इसे समझो कि 1 रहेगा, 3 रहेगी, 5 रहेगा, 7 रहेगा, 9 रहेगा, तो विषम हो जाएगी। मतलब कि ये नहीं रहेगा, जब ये नहीं रहेगा तो बाकी जो बचेगा वही ना। तो इसके अलावा क्या बचता है, 9 से, 9 से मतलब कि 9 से छोटा है, 10 से छोटा है, कौन सी अंक बचता है, तो जो अंक बचता है वो रहेगा तो विषम हो जाएगी। और जो ये रहेगा मतलब 2, 4, 6, 8 रहेगा, 2 का पहाड़ा याद कर लीजिए। उस तरह नहीं याद हो रहा है तो 2 का पहाड़ा याद कर लीजिए। 2 का 2, 2 के 4, 2 3 6, 2 चौका 8 हो गया, 1 0 को बढ़ा लीजिए, वो सम हो जाएगी। ठीक, इकाई का स्थान पर क्या देखना है। ठीक, तो अगला हम लोग देख लेते हैं इसमें। इस परिभाषा से तो और आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर होने वाला है। देखिए ये परिभाषा आप लोग का दिया है कि भाज्य संख्या, पहले क्या दिया है, भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या का परिभाषा क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होते हैं, सभाज्य संख्या क्या होता है। ये तीनों से आप लोग आज कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि ये भाज्य, भाज्य और सभाज्य में क्या फर्क होता है। तीनों में बहुत ज़्यादा होता है। देखो पहले तो आप लोग को भाज्य संख्या से पहले अभाज्य संख्या समझिए। ठीक, उसके बाद से हम लोग भाज्य संख्या समझेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए इसके आधार पे ये वाला है। ठीक, तो पहले अभाज्य संख्या पढ़ लेते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होता है, जो संख्याएं एक और स्वयं से विभाजित होती है। मतलब कि ऐसी संख्या जो एक से ही और स्वयं से ही विभाजित होती है उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप समझिए, मान लीजिए कि एग्जाम्पल आपका हो जाएगा क्या, 2। एग्जाम्पल के तौर पे आप कह देंगे क्या कि 2 हो जाएगा। उसके बाद से आप एग्जाम्पल यहाँ पे ले सकते हैं क्या कि 3 भी हो जाएगा, 4 नहीं होगा, 5 हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल से समझिए आप कि कैसे आपका ये एग्जाम्पल होगा। 2 आपका किस संख्या से कटेगा, 2 1 से ही कट सकता है या तो स्वयं से कटेगा। ठीक, ये दोनों संख्याएं से ही कटेगी। ठीक, 3 क्या से कटेगी, तो 3 भी आपका 3 से कटेगा या ना तो 1 से कटेगा। ठीक, 5 क्या चीज़ से कटेगा, 5 तो 5 भी आपका 1 से कटेगा और नहीं तो क्या चीज़ से कटेगा, स्वयं 5 से ही कटेगा। ठीक, जैसे में और है, मान लीजिए कि 7 आप ले लिए तो 7 भी क्या है आपका 1 से ही कटेगा, नहीं तो स्वयं 7 से ही कटेगा। ठीक, मतलब कि जो संख्या है ऐसी संख्या जो एक और स्वयं से ही कटे, मतलब कि 1 से कटे नहीं तो स्वयं से कटे। आप कहेंगे क्या कि 9 हो जाएगा, तो नहीं, 9 नहीं होगा। यहाँ विषम सम मत समझिएगा कि 9 विषम है तो ये भी अभाज्य हो जाएगा, ऐसा नहीं है। फर्क, बहुत सारा फर्क है विषम और सम में। इसमें बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है कि विषम है अभाज्य है, कौन सा विषम है कौन सा भाज्य। तो भाज्य उसे, अभाज्य संख्या उसे कहते हैं कि जो 1 से कटे और स्वयं से कटे। जैसे 9 1 से ही नहीं कटता है, 9 है तो देखो 9 संख्या जो है आपका किस से कट जाएगा, 1 से तो कटेगा ही और स्वयं 9 से कटेगा ही, कटेगा ना। इसके अलावा भी संख्या से कट जाएगा। जैसे देखो 3 से कट गया,
कट जाएगा ना, तितरी का ना होता है। तो देखो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित होते हैं तो संख्या कौन सी संख्या कहलाती है? भाज्य संख्या। तो यानी ये कौन सी अभाज्य का एग्जाम्पल नहीं होगा, ठीक, यह भाज्य संख्या का एग्जाम्पल नहीं होगा। जैसे कि भाज्य संख्या हम लोग पढ़ लेते हैं कि भाज्य संख्या क्या होता है कि जो संख्या एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित होती हैं, मतलब कि इसके अलावा अन्य संख्या से भी विभाजित होना चाहिए। जैसे में आपका एग्जाम्पल हो गया 4, तो 4 का मान लीजिए कर सकेंगे तो 4 किससे कटेगा? 1 से कटेगा, और 2 4 से स्वयं से कटेगा, और इनके अलावा किसी संख्या से कट जाएगा? 2 से भी कट जाएगा, कटेगा ना, 2 दूनी के 4 होता है। तो आपका ये 4 किस चीज़ का एग्जाम्पल हो जाएगा? अभाज्य संख्या। जैसे में आपका हो जाएगा 8 भी हो जाएगा, ठीक, 8 आपका किसी से कटेगा? 1 से कटेगा ही, और उसके अलावा 8 से स्वयं से कटेगा, इसके अलावा 2 से कट जाएगा, और किसी से कट जाएगा? 4 से भी कट जाएगा। देखिए एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी विभाजित होती है ना, तो वो संख्या कौन सी संख्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य वो कहलाती हैं कि जो एक ही से कटे है ना तो स्वयं से कटे, इसके अलावा अन्य किसी संख्या से। विषम में क्या होता है कि विषम आ रहे लड़के सभी अभाज्य वाले में लिख देते हैं, जो विषम संख्या होती है उसी को अभाज्य संख्या समझ लेते हैं। तो ऐसा नहीं होता है, विषम और अभाज्य में बहुत अंतर होता है, ठीक। तो इसमें 2 कंसेप्ट क्लियर हो गया। एक आपका क्वेश्चन इसमें बनेगा क्या कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है। ये बहुत बच्चे को कंफ्यूज होता है कि सबसे छोटी तो भाज्य क्या होता है और सबसे छोटी अभाज्य क्या होता है। ये कंसेप्ट आप लोग क्लियर करिए आज, ठीक। तो देखिए सबसे छोटी यह समझिए कि एक और स्वयं के अलावा, तो क्या एक सबसे छोटी होता है? यहाँ पर बहुत लड़के सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 मार करके ट्रिक में आ जाते हैं, हो जाता है गलती। कभी मत 1 मारिएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर आपका क्या कहा है कि अभाज्य संख्या का परिभाषा ही कहता है कि जो संख्या 1 और स्वयं से विभाजित होती है। तो 1 को नहीं लेना है ना स्वयं, मतलब कि 1 को तो लेना ही नहीं है। 1 से तो ये कंसेप्ट ही क्लियर हो रहा है। तो 1 से मतलब 1 से तो कटने का ये चीज बता रहा है, ठीक। 1 से हर संख्या कट जाएगी। तो 1 के बाद आपका क्या होता है? 2 अभाज्य संख्या में आता है ना। अभी एग्जाम्पल यहाँ पर देखें कि 1 से कटेगा नहीं तो 2 से कटेगा। तो सबसे छोटी क्या होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। तो याद रखिएगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है, ठीक। सबसे छोटी अभाज्य 2 होती है। और सबसे छोटी भाज्य क्या होती है? सबसे छोटी भाज्य आप समझिए कि देखिए 1 तो आपका होगा, मतलब कि 1 तक किसी में नहीं होगा, ना भाज्य में होगा ना भाज्य में होगा, ठीक। मतलब कि 2 आप क्लियर कीजिए तो 2 तो ये इसी में आ गया। 3 भी देखिए यहीं से समझ लीजिए, 3 आइए गया। अब क्या बच रहा है इसमें? 4 बच रहा है। तो 4 को आप देख लीजिए कि 4 सब भाज्य है कि नहीं है। भाज्य होगा तो पहले देख लीजिए। तो भाज्य तो 4 का एग्जाम्पल में है, क्योंकि 1 से कट जा रहा है, उसके बाद से स्वयं से कट जा रहा है, और इसके अलावा 2 से भी कट जा रहा है। तो सबसे छोटी क्या है? सबसे छोटी भाज्य यानी हम लोग का होगा क्या? 4। तो ये एग्जाम्पल आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही बेहतरीन से आप सीख रहे हैं। तो ये बहुत हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कहीं पेपर वगैरह देते हैं, छोटा मोटा ऑब्जेक्टिव आप लोग पेपर देते होंगे स्कूल में अगर कहीं भी, तो ये सबसे ऐसा मतलब कि क्वेश्चन बहुत पूछता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझिए कि बहुत पूछता है उसमें, ठीक। भाज्य अभाज्य सम विषम पर, मतलब कि ये जितना हम लोग आप बेसिक आज क्लियर करने वाले हैं इसमें समझे नु आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कम से कम ना हो तो 50 क्वेश्चन बन सकता है, 50-60 जितना कंसेप्ट क्लियर होने वाला है सभी में 50-60 बन जाएगा। एक से सबसे छोटी पूछ देगा, सबसे बड़ी पूछ देगा, इसी में हो गया 2 क्वेश्चन। उसके बाद से पूछ देगा कि 4 क्वेश्चन दे देगा, पूछेगा कौन संख्या अभाज्य संख्या होगी, 1 क्वेश्चन और कौन संख्या अभाज्य संख्या होगी, कौन संख्या भाज्य संख्या होगी। 4 ऑब्जेक्टिव मतलब इससे बहुत क्वेश्चन पूछता है, ठीक। तो सबसे छोटी याद रखिएगा क्या होता है? भाज्य संख्या सबसे छोटी संख्या होती है, अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, ठीक, याद रखिएगा। अब हम लोग का सअभाज्य समझ लेते हैं। सअभाज्य वाले बहुत बच्चे को क्लियर नहीं होता है, ठीक। सअभाज्य समझ लेते हैं क्या होता है। ऐसी 2 संख्याएं, पहले तो इसमें क्या होना चाहिए? 2 संख्याएं होनी चाहिए जिनका मसा यानी HCF, मसा तो आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो हम कंसेप्ट में यानी क्लियर करवाए हैं, जाकर के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जाकर के देख लीजिएगा मसा क्या होता है। मसा निकालने का तरीका मसा लसा सिखा चुका है, ठीक, जाकर के देख लीजिएगा। तो HCF क्या होता है? HCF मतलब मसा, वही मसा आपका मतलब कि 1 होना चाहिए। ऐसी 2 संख्या लेना है जिसका HCF मतलब कि मसा 1 होना चाहिए। जैसे आपका एग्जाम्पल के तौर पे असअभाज्य, तो सअभाज्य मतलब यह भी समझ लीजिए कि स मतलब कि छोड़िए पहले अभाज्य संख्या, वो 2 कौन सी संख्या होनी चाहिए? अभाज्य संख्या होनी चाहिए।
सह का मतलब कि जिसका मस है एक, मतलब कि अभाज्य संख्या कौन सी होनी चाहिए? सहअभाज्य। इसका नाम ही है सहअभाज्य। तो अब अभाज्य, तो अभाज्य वाले संख्या में से, तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? मान लीजिए कि 3 5 होती है, 2 होती है, 7 होता है। तो इसमें से किसी का एग्जाम्पल ले लीजिए आप। मान लीजिए कि इसका एग्जाम्पल ले ले, 5 ले ले, 7 ले ले। दोनों क्या कौन सी संख्या है? आपका सहअभाज्य यानी अभाज्य संख्या है। इसका HCF आप काटेंगे तो क्या होना चाहिए? HCF आपका यानी HCF मसा 1 होना चाहिए। जैसे आप काट करके देख लीजिए, आप इसका HCF करना सीखे होंगे। तो जैसे कि 7 का HCF और कितना 5 का काटेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए 7 1 और 7 से कटेगा, ठीक। और ये भी 1 और 5 से कटेगा। दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? दोनों में उभयनिष्ठ क्या है? तो 1 है। दोनों में उभयनिष्ठ 1 है तो आपका HCF कितना हो जाएगा? बराबर से 1 हो जाएगा। यानी HCF इसका क्या आ गया? 1 हो गया। तो दोनों में जो उभयनिष्ठ होता है, दोनों में जो कॉमन होता है वही आपका क्या होता है? HCF होता है। तो HCF आप लोग निकालना सीख जाएगा। तो ये कंसेप्ट बहुत क्लियर है। देखिए यहाँ से समझ लीजिए, भाज्य संख्या नहीं लेना है उसमें, याद रखिएगा पहले तो। नहीं तो यहाँ पर देखिए कंफ्यूज बहुत बच्चे होते हैं। जैसे 2 संख्या दे देगा, ये मान लीजिए कि आपका ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कैसे पूछता है, देखिए इस तरह पूछेगा, इस तरह दे देगा 3 6, 2 नंबर में दे देगा कहाँ कि 7 और मान लीजिए का 8 और 4, ठीक। 3 नंबर में आपका ऑब्जेक्टिव दे देगा मान लीजिए क्या कि 10,5, ठीक। और उसके बाद से 4 नंबर में आपका ऑब्जेक्टिव दे देगा, ऑब्जेक्टिव आपका दे देगा 6, सॉरी 1 मिनट, ऑब्जेक्टिव आपका दे देगा 13 और 19, ठीक। तो अब ये जो ऑब्जेक्टिव से आप समझेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक। इसमें देखिए ये तो मतलब कि ये समझिए कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है, इस पर ऑब्जेक्टिव पूछता है। ऐसा मतलब कि इसमें प्रश्न वाला क्वेश्चन नहीं है, ठीक। इसमें सहअभाज्य से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत पूछता है, ठीक। कहीं पर भी जैसे आपका दे देगा 3,6, ऊपर क्वेश्चन में पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है सहअभाज्य संख्या है, ठीक। तो आपका दे देगा 3,6, 8,4, 10,5, उसके बाद से दे देगा क्या 13,19। तो क्या आप HCF निकालेंगे? वहाँ पे आप HCF यूज थोड़े नहीं करेंगे कि किसका सभी का HCF निकाल करके 1 है कि 2 है कि 3 है 4 है, मतलब सभी का HCF निकालेंगे तो उसको टाइम लग जाएगा उस तरह, वो अभी ठीक है। लेकिन आप इस तरह डायरेक्ट समझिए कि 2 संख्या दिया रहेगा तो 2 संख्या क्या होनी चाहिए? अभाज्य संख्या होनी चाहिए। कौन संख्या होनी चाहिए? अभाज्य। तो मिला लीजिए 3 और 6 अभाज्य संख्या है। 3 तो मतलब कि क्या हो जाए, 3 तो अभाज्य है, 3 अभाज्य आपका है, लेकिन 6 भाज्य संख्या, क्योंकि 6 तो कट जाएगा। सुन, लेकिन दोनों होना चाहिए। हम यहाँ पर क्या लिखें? ऐसी 2 संख्या जिनका मौस HCF यानी 1 हो, उसे क्या है? सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो यानी मौसा जिसका 1 हो, दोनों क्या होना चाहिए? पहले तो अभाज्य संख्या होगा तभी उसका HCF क्या होगा? 1 होगा। दोनों अभाज्य संख्या होनी चाहिए। कौन सी संख्या होनी चाहिए? दोनों अभाज्य। तो अभाज्य का देखिए तो 8 4 अभाज्य नहीं है, 10 5 ये भी अभाज्य नहीं है, 13 19 मिला लीजिए, 13 भी आपका अभाज्य है और 19 भी अभाज्य है। दोनों का HCF निकालेंगे तो 1 हो जाएगा, कन्फर्म है। तो आप इसको क्या करेंगे? ट्रिक में इस तरह मार लेंगे, सही, ठीक। तो ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक। तो इसी के साथ अगला और पॉइंट इसमें 2-3 है, वो भी देख लेते हैं। देखो भैया इस कंसेप्ट से तो और क्लियर होने वाला है आप लोग का परिभाषा से, ठीक। देखिए कैसे क्लियर होगा। दिया है क्या कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या का परिभाषा होता है कि ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है या व्यक्त किया जा सकता है, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल दिया है क्या कि जहाँ P और Q क्या है? पूर्णांक होना चाहिए एवं Q ≠ 0 होना चाहिए, यानी Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इस कंसेप्ट का कहना यही है, ठीक। तो देखो पहले हम लोग का कैसे करना है, ठीक। क्या कहा है कि P और Q मतलब कि क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। मान लो का कि किसी भी संख्या का आप एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, पूर्णांक P और क्या लेना है? पूर्णांक लेना है। पूर्णांक का अभी आप लोग को कंसेप्ट के लिए पूर्णांक का मतलब क्या होता है कि चिन्हों का, यानी मतलब कि प्लस और माइनस मिलकर के पूर्णांक होता है। तो आप यहाँ से ले सकते हैं क्या कि 3 क्या परिमेय संख्या है? तो हाँ है, क्योंकि इसके बाटा के रूप में आप क्या लिख सकते हो? 1। यानी P और Q के रूप में हो गया। तो हम लोग का P और Q क्या होना चाहिए? P भी पूर्णांक हो गया, Q भी पूर्णांक हो गया। तो जो संख्या P और Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। यानी प्लस का हम लोग का ले लेंगे 5, क्या परिमेय संख्या है? तो हाँ है, क्योंकि
इसके बाटा के रूप में आप 1 लिख सकते हो, पी और क्यू के रूप में भी दिखाई दे रहा है। ठीक, तो ये भी हो गया। ठीक, अगला हम लोग का मान ले रहे हैं कि माइनस का 3 ले लीजिए, क्योंकि पूर्णांक लेना है ना, पी और क्यू क्या लेना है, पूर्णांक लेना है, कुछ भी लेना है। -3 बटा क्या ले लेंगे, 2, पी -3 बटा 2 क्या है, परिमेय संख्या है तो है, क्यों है, क्योंकि भाई पी बाई क्यू के रूप में लिखा है यहाँ पे, और क्यू नॉट इक्वल टू के बराबर है, ये है, क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार कोई पूछ देगा कि क्या 0 एक परिमेय संख्या होगी कि नहीं होगी, ये बताओ, तो होगी। ठीक, क्यों, क्योंकि 0 के बाटा के रूप में आपको क्या लिख देना है, 1। देखिए मिलाइए आप पी और क्यू से, तो पी क्या हो गया, पूर्णांक हो गया, क्यू क्या हो गया, क्यू 1 के बराबर हो गया। हम लोग का क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ना तो पी तो 0 के बराबर हो सकता है, पी कुछ भी हो सकता है, बस पूर्णांक लेना है। पी और क्यू क्या लेना है, पूर्णांक लेना है, तो पी और तो क्यू, पी तो पूर्णांक ही है, और क्यू नीचे क्या हो गया, पूर्णांक ही हो गया, 1 हो गया तो पूर्णांक हो ही गया। लेकिन एक शर्त है इसमें यही कि बस क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए, बाकी पी का मान 0 हो सकता है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल एक और देख ले रहे हैं, जैसे दिए दिया का यहाँ पे कि 7/0, बताइए क्या परिमेय संख्या है, तो कभी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो यानी क्यू नॉट इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया, क्यू का मान क्या हो गया, 0 हो गया, इसलिए परिमेय संख्या नहीं है। ओके, क्योंकि परिमेय संख्या होने के लिए आपको क्या होना चाहिए, क्यू 0 नहीं होना चाहिए, और पी और क्यू क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक में अंक होना चाहिए, और किसी संख्या नहीं होना चाहिए। जैसे में हम लोग का अपरिमेय देख ले रहे हैं, ये दोनों जब समझ लेंगे ना तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में ये दिया है का कि ऐसी संख्या जो पी बाई क्यू के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सकता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे देखिए मान लो का कि यहाँ पर रूट में क्या ले लिए, 3 ले लिए, तो रूट में 3 ले लिए तो क्या परिमेय संख्या है, तो कैसे आप चेक करेंगे, तो इसको पाटा के रूप में लिखिए, तो बाई के रूप में 1 लिख सकते हैं। तो पी और क्यू क्या होना चाहिए आप लोग को, पूर्णांक होना चाहिए। तो देखिए क्यू क्या हो गया, क्यू पूर्णांक नहीं है ना, क्योंकि क्यू पूर्णांक किसे कहते हैं, करणी में नहीं कहते। पूर्णांक का मतलब कि जो प्लस माइनस यानी प्राकृतिक संख्या से बना हो, ठीक, उसे पूर्णांक कहते हैं। तो कि पी तो यानी क्यू तो पूर्णांक है, लेकिन पी पूर्णांक नहीं है, इसलिए आप क्या कह सकते हैं, ये क्या परिमेय संख्या है, यानी परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या होने के लिए क्यू दोनों क्या होना चाहिए, पी भी पूर्णांक होना चाहिए, क्यू भी पूर्णांक होना चाहिए। जैसे मैं आप लोग को एग्जाम्पल में करणी में 3 भी ले सकते हैं, करणी में 4 भी ले सकते हैं, 13 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। रूट वाला सभी क्या हो जाएगा, अंडर रूट वाला सभी पूर्णांक नहीं होता है, क्योंकि जो भी अंडर रूट में होता है इसका वर्गमूल काटेंगे तो आपका पूर्णांक संख्या नहीं आएगा, ये दशमलव में आएगा। ठीक, जब भी इसका वर्गमूल लेंगे तो ये दशमलव में आएगा। जब वर्गमूल दशमलव में आएगा तो आपका ये क्या होगा, पूरा यानी आपका दशमलव में आएगा, तो ये दशमलव क्या होता है, पूर्ण संख्या नहीं होती है, पूर्णांक नहीं होता है, क्योंकि दशमलव होता है, पूर्णांक में कभी नहीं आएगा। पूर्णांक मतलब कि पूर्ण संख्या, पूर्णांक मतलब इसे समझिए कि पूर्ण संख्या होनी चाहिए, संख्या के रूप में होनी चाहिए। ठीक, जैसे मैं आपका इसका मान लो का कि इसको भी पी बाई क्यू के रूप में लिखोगे तो लिखोगे पी यानी करणी 3 नॉट इक्वल टू पी बाई क्यू, मतलब पी बटा क्यू के रूप में नहीं है, यानी हम लोग का क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, अगला हम लोग और एग्जाम्पल देख ले रहे हैं। ठीक, जैसे कि आपका कोई पूछ देगा कि 0.3 क्या ये परिमेय संख्या है कि नहीं है, ये बताइए, परिमेय संख्या है क्या, परिमेय संख्या है। ये देखिए 0.3, देखिए दशमलव में है, उसे मतलब नहीं, आप इसको पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हो। ठीक, तो यानी ये परिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक, याद रखिएगा। जैसे मैं आप लोग का और एक एग्जाम्पल देख ले रहे हैं, जैसे मैं बताइए करणी 9 क्या है, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, बताइए। तो ये क्या है, करणी 9 यानी 9 आपका परिमेय संख्या होगा, क्या होगा, परिमेय। आप कहोगे सर अभी तो बताया कि अंडर रूट में जो भी होता है वो परिमेय नहीं होता, अपरिमेय होता है, तो ये कैसे आप यानी परिमेय हो जाएगा। तो देखो पहले तो आप वर्गमूल निकालना सीखोगे ना, तो आप वर्गमूल चैप्टर जा करके देख लीजिएगा, 8 में आप हाँ 8 में आप लोग का दूसरा लेसन में सिखाए हैं वर्गमूल का चैप्टर, बहुत ही अच्छा तरीका से, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, नहीं तो प्ले से जा करके वीडियो में देख लीजिएगा। ठीक, तो देखो यहाँ पर जब अंडर रूट 9 है तो 9 किसी संख्या का क्या है, वर्ग है, तो यानी 3 गुणे 3 आपका हो जाएगा, तो जोड़ा निकल के क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और जब 3 ये प्लस माइनस लेकर के बाहर निकलेगा तो आप इसी तरह समझ लीजिए कि प्लस हो या माइनस हो, उससे मतलब प्लस माइनस तो होना ही चाहिए, क्योंकि पूर्णांक में क्या होना चाहिए, प्लस माइनस होना चाहिए। तो यानी हम लोग का +3 या -3 कुछ भी ले, तो अब ये +3 या -3 क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो गई, सॉरी पूर्णांक हो गया, यानी पूर्ण संख्या में पूर्णांक दोनों भी हो गया। तो हम लोग का जब प्लस माइनस हो गया तो यानी पूर्णांक हो गया, तो पूर्णांक जब हो गया तो ये बताइए कि पूर्णांक हो गया तो यानी पूर्णांक को आप लोग क्या कह सकते हैं कि यानी पी और क्या क्या है, पूर्णांक है। और जब पूर्णांक हो जाता है तो हम लोग इसको क्या करते हैं,
प्लस यहाँ 3 का बटा में 1 लिख लेंगे तो ये p/q के रूप में लिखा जा सकता है, यानी ये परिमेय संख्या हो जाएगी। तो इसलिए क्या हो जाएगी, ये परिमेय संख्या का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक, अपरिमेय संख्या का वो एग्जाम्पल होता है कि जो रूट से बाहर नहीं निकलता है। रूट में यानी जैसे में करणी में 3 हो जाएगा, करणी में 5 हो जाएगा, करणी में 7 हो जाएगा, करणी में 8 भी हो जाएगा, माने जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है। जो वर्गमूल निकल जाता है वो परिमेय संख्या हो जाएगा, जिसका अंडर रूट में वर्गमूल नहीं निकलता है यानी दशमलव में आता है वो क्या हो जाएगा, आपका अपरिमेय संख्या होगा। ठीक, तो इसी के साथ हम आपको अब इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक, इसी के साथ जय हिंद दोस्तों।